अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दहक़ीक़त के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव में बैठे हैं तो यकीनी तौर पे हमने हमेशा ये कहा कि कुछ वाक़यात और सानयात ऐसे हो जाते हैं कि दिल जो है बड़ा रंजीदा होता है। मिसाल के तौर पर गुल प्लाजा का सान्या हुआ, उसमें एक दिल रंजीदा था पूरा। आप देख लें जनवरी का महीना जो था वो एक काफ़ी से ज़्यादा जो है वो लोगों की शहादतें, फिर उसके बाद सुख्ता लाशों को मिलने का सिलसिला, फिर उसकी शनाख्त का मसला, उसके बाद फिर अचानक ही जो है 31 जनवरी को बलूचिस्तान के 12 मकामात पे यकमुश्त हमला होता है। और इस हमले के अंदर जो है वो तकरीबन 57 के करीब जो है वो शहरी जो है वो शहीद होते हैं और हमारे तकरीबन 27 से 28 जवान शहीद होते हैं। गो के 200 से ज़ायद यानी कि 216 का एक फिगर है सरकारी तौर पे कि दहशतगर्द मारे गए। लेकिन बात यह है कि उसकी अभी गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी, बल्कि बलूचिस्तान की जो रोज़ाना के मामूलात थे वो भी पूरी तरह जो है वो बहाल नहीं हुए थे कि आज हम जिस प्रोग्राम के लिए मौजूद हैं तो अभी से तकरीबन 3 से 4 घंटे कबल जो है इस्लामाबाद में बरी इमाम की मस्जिद में जो है वहाँ पे इमाम बारगाह में वहाँ पर धमाका हुआ। और वो धमाके की खुदकश धमाका था जो सरकारी इत्तलात है। उस खुदकश धमाके में तकरीबन जो है कहते हैं कि 170 के करीब जो है अफराद ज़ख्मी हैं और तकरीबन 31 से लेकर 33 की एक फिगर आ रही है जो कि लोग शहीद हुए। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या, मैं कल भी अपने प्रोग्राम में यही कह रहा था कि क्या जो बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ या आज जो इस्लामाबाद के बड़ी इमाम में जो कुछ भी हुआ, क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है? इस पर बात होनी चाहिए। इसलिए कि देखिए, बात यह है कि किसी भी मुल्क जो कि दहशतगर्दी में कार्रवाई हो रही हो और वो दहशतगर्दों का एक टारगेट बना हुआ हो, तो यकीनी तौर पे वो जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जब वो उन पे खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो वो फिर सॉफ्ट टारगेट ढूंढती हैं। अब सॉफ्ट टारगेट यही होते हैं एक आम शहरी। इबादतगाहों पे हमला करना यकीनी तौर पे ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये कतई तौर पे मुसलमान नहीं हो सकते कि जो कि इबादतगाहों पे हमले करें और बेगुनाह लोगों को शहीद करें। लेकिन बात यह है कि क्या हम अभी तक 1979 से जब अफगानिस्तान पे रूस की फौज आई थी उसके बाद से जो शोरश का एक सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में, तो क्या अभी तक हमने सबक नहीं सीखा? क्या हमने अभी तक सबक नहीं सीखा कि दहशतगर्द जो पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, उनसे जो तफ्तीश होती है उनकी जहनीत को आज तक हम नहीं समझ पाए कि उनकी जहनीत क्या है? या जो भी मास्टर माइंड है, तो क्या मास्टर माइंड की जहनीत को हम नहीं समझ सकते कि उस मास्टर माइंड जो है अगर हमने यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई की तो इसके रिएक्शन में वो कहाँ कार्रवाई करेंगे? ये हिफाजत करना, ये सिक्योरिटी देना, ये सिविलियन हुकूमत का काम है। यकीनी तौर पर सिविलियन हुकूमत को इस बात पर बहुत ही संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। आज अगर बरी इमाम की बारगाह पे धमाका हुआ है तो अल्लाह ना करे कोई भी सेफ नहीं है, जबकि इस्लामाबाद कैपिटल, क्या दहशतगर्दों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि जिस तरह कोयटा पे उन्होंने एक सेफ जो है सिटी थी कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर के एक वहाँ पर हमला किया, या फिर आज इस्लामाबाद में जो हमला हुआ, ये क्या दहशतगर्द ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम हर जगह मौजूद हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं? तो हमें यकीनी तौर पर हमारे हुकूमत को एक संजीदा इक़दाम लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा जो हमारा दुश्मन है वो क्या सोचता है, वो कहाँ पर हमारे एक्शन का रिएक्शन दे सकता है। तो इसी सॉफ्ट टारगेट पे यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत आसान होता है कि किसी भी स्कूल पे हमला कर दिया, किसी मदरसे पे हमला कर दिया, किसी बाजार पे हमला कर दिए, तो अल्लाह रहम करे। हम तो ये दुआ करते हैं कि जो लोग शहीद हो गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, साथ साथ वो जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहतियाब शफ़ायाब करे। बात वही है कि क्या आइंदा भी सानयात को हम सहने की क़ुव्वत रखते हैं? 1979 से हम ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, खुदकश धमाके हो गए या किसी जगह पर हमले हो गए। ये सिर्फ सिविलियन नहीं, हमारे वो बहादुर अफवाज भी जिन्होंने अपनी जान का नजराना देके और शहीद हुए और पाकिस्तान की अजमत को, हुर्मत को उन्होंने बरकरार रखा। आज हम अगर सेफ हैं तो यकीनी तौर पर हमारे सिक्योरिटी इदारों की मरूना मिन्नत हैं, लेकिन जहाँ पर खामियाँ हैं उस खामियों को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में अब हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और उसमें कुछ हमारे दोस्त ममालिक भी हैं जो कि सामने तो दोस्त हैं लेकिन पीठ पीछे वो दुश्मन का किरदार अदा कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं। तो हमें भी इस जानिब जो है थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। बहरहाल आज हम इस प्रोग्राम को हम इसी पर मरकूज़ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि महदूद वक्त में हम इस पर थोड़े से अपने इन दोस्तों के साथ जिन्होंने आज हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम को जीनत बख्शा है उनसे गुफ्तगू कर सके। तो मैं पहले आपको तारुफ करवा दूँ कि आज मेरे जनाब मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनमें हमारे अहमद नदीम ऐवान साहब,
अहमद नबी अवान साहब जो हैं ये सदर हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के। थैंक यू अहमद अवान साहब, शुक्रिया। मसरूफ़ आदमी है लेकिन फिर भी आज आ ही गया आप, है ना आपको। अच्छा जी, मेरे दूसरे मेहमान है जनाब सरदार सुहेल साहब। सरदार सुहेल साहब जो हैं ये रहनुमा हैं PMLN मुस्लिम लीग नून के। सरदार सुहेल साहब, थैंक यू सरदार साहब। कल तक तो आप CM हाउस में बैठे हुए थे, आज आ ही गए। चलिए, मेरे तीसरे मेहमान है जनाब रज़ाक बाजवा साहब। रज़ाक बाजवा साहब जो है रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पहले भी आपने मेरे प्रोग्रामों में देखा होगा, और अच्छा बोलते हैं और जिस इशू को होता है उस पर बड़ा मरकूज भी रखते हैं। थैंक यू रज़ाक बाजवा साहब। थैंक यू जी बिलाल भाई, शुक्रिया। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करता हूँ अहमद अवान साहब। नदीम साहब, क्या तबसरा करेंगे आप कि क्या हुकूमत की नाकामी है, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है, या हमारी दुश्मनों की तादाद बढ़ती चली जा रही है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसमें कई कीमती इंसानी जानें गई हैं और बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ज़ख्मियों की है। बिल्कुल। मुझे मुशर्रफ दौर याद है कि जब हर जुम्मे की नमाज़ के बाद हम TV देखा करते थे और अल्लाह खैर के आवाज़ के साथ कि अब कोई ख़बर आई, और जुम्मे वाले दिन किसी न किसी मस्जिद में ऐसा ब्लास्ट हो जाता था। बिल्कुल। हमारे इदारों ने, हमारे लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया, कोशिश की कि जो फितरतुल हिंदुस्तान था इसको कंट्रोल करने की, जो खवारिज हैं उनको कंट्रोल करने की, जो ऐसे मजहबी इंतहा पसंद हैं उनको कंट्रोल करने की। 2025 हमारा जो है वो बुनियानुल मरसूस एक कामयाब तरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी हमें अता फरमाई, और वो हमारा जो दुश्मन है, अज़ली दुश्मन हिंदुस्तान, वो उस मैदान में तो मुकाबला नहीं कर सका। उसने अपने उन एजेंट्स को, जो आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सॉफ्ट टारगेट, कि जो नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने आए हैं, सजदा करने आए हैं, निहत्ते हैं, लड़ने नहीं आए, आप उनको जाके खुदकश धमाकों के साथ, अभी बलूचिस्तान के 12 शहरों की सूरत हाल थी और अब ये आज इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर ये सारा वाक़या हो गया, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बुज़दिली है और ये दहशत गर्दी है। ये लफ्ज़ आपका जो था कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो इसमें शामिल भी नहीं हो सकता। तो इसके ताने बाने उन्हीं दुश्मनों के साथ, पड़ोसी ममालिक के साथ जाके मिलते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें ये ख्याल करना कि अब हमारी मसाजिद महफूज हो चुकी हैं, हमारे शहर महफूज हो चुके हैं, अब हम दुश्मन के साथ जो मुकाबला है, ये बुज़दिल दुश्मन जो बाहर से तो हमारे साथ हमला आवर नहीं हो सकता, उसने देख लिया है कि हमने चंद घंटों में उसको धूल चटा दी, मगर ये जो सॉफ्ट टारगेट्स और अंदर के से जो हमला करने की वो कोशिश कर रहा है, हमें इसके ऊपर अपनी गिरफ्त को मजबूत करना होगा, हमें इस सिलसिले को आगे बढ़ने से रोकना होगा, और इसके अंदर जो भी सहूलतकार जिस सतह के भी हैं उनको लटकाना होगा और उनको करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए। ये बातें तो हम कब से कर रहे हैं, ये तो बातें तो हम, जो आप मुशर्रफ दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी यही बातें होती थी कि हम आईनी हाथों से निपटेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े वसाइल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अपनी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हो गई या हमारे पाकिस्तान आर्मी के जवान हो गए, वो इन सब चीज़ों को से नब्ज़ आज़मा होने की सलाहियत रखते हैं। फिर क्या वजूहत है कि क्या मतलब ये कि ऐसी क्या वजूहत हो गई कि हमें इंटेलिजेंसी कार्रवाई नहीं मिल, मतलब इतलात नहीं मिलती? देखिए, दो बातें तो हमें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो हमारे दुश्मन कोई एक नहीं बल्कि हमारे चारों अतराफ में हमारे दुश्मन फैले हुए हैं, और दुनिया के अंदर इस वक्त जो हैसियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोग्राफियाई लिहाज से भी, क़ुव्वत ताकत के लिहाज से भी पाकिस्तान को दी है, और इसमें जो बढ़तरी आई है, इसके बाद ये दुश्मन मज़ीद बढ़ गए हैं। हमारे जो ऑपरेशंस हैं, दीगर चीज़ें हैं, बाज़ुकात जब चीज़ें आती हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी सियासी जमातों को भी देख लेना चाहिए कि जब ये पता चलता है कि इस इलाके के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में अजनबी लोग उनके लोग मौजूद हैं, और जब ऑपरेशन की बात की जाती है तो उस ऑपरेशन के ऊपर आके खड़े हो जाना, उसको अपने ही इदारों के खिलाफ करना। अब देखें, इस वक्त जो इस्लामाबाद में मामला हुआ है, तलाल चौधरी साहब का भी बयान आया, मैंने थोड़ी देर पहले सुना है कि वो अफगान शहरी तो नहीं है, मगर उसका अफगानिस्तान आना जाना, उसका जो रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें मिल गई हैं। अच्छा, अफगान बॉर्डर के आर पार जो आने जाने वाले लोग हैं और उन इलाकों के अंदर जो लोग मौजूद हैं या वहाँ से जो असला यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इस वक्त तो ज़रूरत है कि आप बॉर्डर एरियाज का ऑपरेशन ज़्यादा सख्त करें और उन चीज़ों को बजाय इसके कि सियासी वहाँ पे बात लेकिन आप ये देखें, मैं आगे बढ़ूंगा लेकिन पहले मैं बता दूं कि तलाल चौधरी साहब ने ये बातें की, यही चीज़ हुई थी जब वहाँ पे कोर्ट पे हमला हुआ था इस्लामाबाद में, तो उसमें भी बताया था कि जनाब अली के वो बाजोड़ से आया था, उसने फैज़ाबाद में रुका, फिर उसके सहूलतकार आया, उसने खुद को जैकेट दी, वो गया। तो आप यहाँ वो कैमरे लगे हुए
में आप सिर्फ सिटी है, इस्लामाबाद का एक सिक्योरिटी का निजाम मगर है। वो कैमरे तो सारे रिवर्स करके वाकये के बाद देखना शुरू करते हैं ना कि कहां से आया था और क्या हुआ था। जरूरत क्या, फिर फायदा क्या? मैं तो कहता हूं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बिलखुसूस वो रास्ता है कि जहां से जो इनकी नर्सरियां हैं, जो इनकी पनाह गाहें हैं, उनके ऊपर जो है ना एक मजबूत ऑपरेशन होना चाहिए ताकि इनकी कमर तोड़ दी जाए। जी सरदार साहब, आपकी हुकूमत है, आपके मरकज में हुकूमत है, इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल। और ये दुश्मन की एक बुज़दिलाना कार्रवाई है 100%। जिसने सिविलियंस को टारगेट किया है। ये बेसिकली दुश्मन बलूचिस्तान के अंदर नाकाम हुआ, जो 12 मकामात पे उसने हमला आवर हुआ और उस पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्विक रिस्पॉन्स दिया और बेहतरीन उनकी जो है ना करके बेहतरीन ऑपरेशन किया। उसमें वहाँ पे दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और 200 से 250 के दरमियान जो है ना दहशतगर्द मारे गए। आज ये उसका एक गुस्सा निकाला गया है क्योंकि फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज ये बेसिकली इनका एक ही मकसद है, इनका हैंडलर बेसिकली एक ही है। तो आज ये जो वाकया है ये उसी की एक कड़ी है कि वहां पे उनकी नाकामी हुई है क्योंकि वहां पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन रिस्पांस दिया और उनको जो है ना मुंह की खानी पड़ी। तो ये बुज़दिल दुश्मन अब वो क्या कर रहा है कि वो टारगेट कर रहा है सिविलियंस को, और सिविलियंस उनका एक सॉफ्ट टारगेट होता है, चाहे वो स्कूल पे करे, हॉस्पिटल्स पे करे या फिर मसाजिद पे करे। तो ये उसकी एक कार्रवाई है। सेकंड बात ये है कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर से इनकी सहूलतकारी खत्म नहीं होगी, जब तक मुल्क से दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक कैंपेन चलती रही है मिसिंग पर्संस की। मिसिंग पर्सन बेसिकली आज ये जो हमला आवर हुए हैं मोस्टली वो लोग थे जो मिसिंग पर्संस की लिस्टें ये लेकर घूम रहे थे। उसके अंदर मीडिया के हमारे चंद लोग हैं, वुकला है, सहाफी बरादरी हैं, सिविल सोसाइटीज के नाम निहाद वो लोग हैं जो उनकी आवाज बनते रहे। बिल्कुल ठीक है जी, मिसिंग पर्सन रियासत जुल्म कर रही है, रियासत ने ये कर दिया, रियासत ने वो कर दिया, हमेशा वो रियासत के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन ये वही मिसिंग पर्सन थे जो आज दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो ये हमला आवर हुए हैं। उसके अंदर आपने बहुत सारी एविडेंसेस भी देख लिए होंगे, सिक्योरिटी इदारों ने जो है ना वो सारी चीजें कवर की हैं। वो मिसिंग पर्सन का या एक ढोंग रचाया जाता है और मुल्क के अंदर एक बयानिया बनाया जाता है कि जी पाकिस्तान और रियासत जो है ना वो मासूम लोगों पे जुल्म करती है, लेकिन वो मासूम नहीं होते, बेसिकली वो दहशतगर्द होते हैं। जब तक हमारे मुल्क के अंदर से ये सहूलतकारी नहीं खत्म होगी, हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। सहूलतकारी कैसे खत्म करेंगे? देखिए हमारे जो लोग हैं कैसे खत्म करेंगे? सिक्योरिटी फोर्सेस का जब आप ये तो नहीं हो सकता ना कि हर पूरी आवाम जो है हुकूमत की हम पल्ला हो जाए, हम आवाज हो जाए, वहां इख्तिलाफात भी होंगे, में हमें एक होना पड़ेगा। देखिए ये किसी एक ये नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई का किसी का नहीं है, फिरके का नहीं है, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द की कोई सियासी हिमायत या कोई वो नहीं है। लेकिन जहां भी ऑपरेशन चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पे वहां की हुकूमत को भी और वहां के स्टेक होल्डर्स जो हैं, वहां की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे अभी सीएम केपी के आया, वज़ीर आज़म के साथ बैठा और वज़ीर आज़म ने जो सिक्योरिटी खदशात थे उस पर उनको बाकायदा तौर पे एतमाद में लिया कि आपको यहाँ पे हमारा साथ देना पड़ेगा। ये वो लोग हैं, देखें आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो 50,000 के करीब तकरीबन अफगान जेलों से रिहा हुए। आज वही लोग हमारे गले पड़े हुए हैं, उनको वहां का डोमिसाइल दिया गया, उनको वहां के शनाख्ती कार्ड दिए गए। आज वो लोग हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। बुनियाद वो है, उनकी सहूलतकारी की गई, बेसिकली वो सहूलतकारी हमें खत्म करनी पड़ेगी। क्या आप नहीं समझते कि हुकूमत को कुछ उन ममालिक के खिलाफ भी एहतजाज करना चाहिए जिनके नाम जो बिल्कुल कर रही है? देखिए हुकूमत ने है जो खुफिया तौर पे जो नाम आगे नहीं आए, हिंदुस्तान आगे नाम से भी हिंदुस्तान और इसराइल है, बस और भी कुछ हमारे दोस्त ममालिक है और उनसे भरपूर एहतजाज किया गया है। अच्छा, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमारा एक डेलीगेशन गया यूएई और क्लियरली एविडेंसेस दिए गए हैं कि जो आप गवादर के अंदर, जो बलूचिस्तान के अंदर आप जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए। उसके बाद वहां का प्रेसिडेंट यहां पे आया और हुकूमत ने बाकायदा तौर पे एहतजाज किया है और उनको ये मुतनब्बे भी किया गया है कि हम किसी भी महाज पे झुकेंगे नहीं अगर आप हमारे साथ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हम उस वक्त तक तो हम उनकी बात मानेंगे, लेकिन जहां हमारे मुल्क के दिफा की बात आएगी वहां हम ये नहीं देखेंगे कि वो कौन है और क्या है, लेकिन हम उसका भरपूर फिर जवाब देंगे। लेकिन हम फिर रिक्वेस्ट जाहिर करते हैं कि 2 अरब रुपए रोल ओवर कर दो। नहीं किया हमने सर, हमने उनको कहा कि आज शराकतदारी करें। 1 अरब डॉलर उन्होंने कहा कि फौजी फाउंडेशन में डालेंगे और 2 अरब डॉलर उन्होंने कहा कि जनाब यारी कि वो वापस करना है। बिजनेस ट्रेड तो होता है। 12 दिन रह गए, अब तो मेरे ख्याल में 10 दिन रह गए होंगे, 10 दिन रह गए हैं कि आपने वो 2 अरब रुपए वापस करने हैं। आपने रिक्वेस्ट कर दी है कि उसको रोल ओवर कर दो। एक दाने में आप पैसे भी लेते हैं, वो हम शेयर्स ले रहे हैं, हम उनको वापस नहीं कर रहे, ना हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 1 अरब डॉलर की शेयर्स ले रहे हैं, हम उनको शेयर्स दे रहे हैं और वो वहां यहां आके इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन दहशतगर्दी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तीसरे दिन वो इंडिया चला गया, तीसरे दिन वो इंडिया चले गए।
सर वो अब हर मुल्क की अपनी एक खारजा पॉलिसी तो है, यही मैं कह रहा हम हूं। उनको ये मना नहीं कर सकते कि आप वहां पे नहीं जाए, हर मुल्क के अपने मेरा मफादात हैं। मेरा अपना जाती राय है, मेरा अपना जाती राय है कि ये बात नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की, पूरी दुनिया के अंदर गए और उन्होंने बड़े हमदर्दिया की, बयान मरसूस के बाद जो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, सब कुछ सही है सर लेकिन काज़ाकिस्तान आपके का दोस्त सदर आज आया हुआ आपका है, आपके लेकिन वो लीबिया लोग के आपके दोस्त चीफ ममालिक हैं। जो है ना आपकी उस तरह मदद नहीं कर रहे हैं जिस तरह का उनको खड़ा होना चाहिए था। उसकी वजह बुनियादी ये है, देखें आज पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो इज्जत दी है हाँ, पूरी बिल्कुल। दुनिया के अंदर, बिल्कुल। आज आपके पास जो दिफाई तौर पे जो मुआहदे हुए हैं, आपको पता है कि 12 से 13 अरब डॉलर्स के हुए हैं। बिल्कुल हो गया। आपके पास इस टाइम वो कैपेसिटी नहीं है, जो आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, आप वो ऑर्डर्स पूरा करने की कैपेसिटी नहीं है। वजीर दफा ने बात कह दी है सर, बिल्कुल ऐसा ही ख्वाजा है। आसिफ ने। तो ये उन मुमालिक को बर्दाश्त नहीं है, बेसिकली वो सहूलतकार किसी और के हैं, हैंडलर तो किसी और के हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट तो किसी और की हुई है, तो वो हमारे क्यों खैर ख्वाह होंगे। आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म इस वक्त वो उम्मत को यकजा कर रहे हैं, वो मुस्लिम ममालिक को एक कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि सादुद्दीन कोपैक जैसे किरदार हर जगह होते हैं और ये शुरू से हमारी एक तारीख रही है कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन रहा है। मीर जाफर और मीर सादिक ऐसे ही थे ना ये तो ये तो तारीख रही है, लेकिन हमने उन मीर जाफर और मीर सादिक का मुकाबला करना है, वो सिफारती मार्च पे भी और हर तरह से, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कर रहा है। आज देखें ना, काजाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए, उज्बेकिस्तान के आए, उज्बेकिस्तान के आए हैं, इससे 2 दिन कबल लीबिया के चीफ आए, उन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ मुलाकातें और की, चीफ साहब के साथ मुलाकातें तजदीद की। अहद वफा हुआ, ऐसे ही है, और उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं 4-5 अरब रुपए सर वो उन एग्रीमेंट्स को एमओयू कहते हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी आसान तरीका ये होता है कि एमओयू पे एक साइन करवा लो, तस्वीर खिंच जाती है, मीडिया पे चली गई, उस एमओयू को फिर काबिल अमल नहीं होता। नहीं होता। लेकिन ये जो मुआहदे हुए हैं, ये जो इराक के साथ, मफाहमाती दस्तखत जिसको कहते हैं ना, इराक, इंडोनेशिया, लीबिया, इनके साथ जो मुआहदे हुए मेरे ख्याल है कि यूएई से भी आपके एमओयू हुए हैं, सऊदी अरब से हुए, वो एक अलग है, कितने इन्वेस्टमेंट वो कारोबारी है, देखें वो कारोबारी है। इन मुमालिक को इस टाइम हमारे असले की जरूरत है। हाँ नहीं है, मानता हूँ, वो अपनी जरूरत के मुताबिक हमसे डील कर रहे हैं। चलो ठीक है। रजा बाजवा साहब, ऐसे पीपल्स पार्टी के, गवर्नमेंट के और फिर इत्तेहादी होने के नाते आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है सिक्योरिटी की दे रही? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है, ये तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को जो डैमेजेस किया जा रहा है, आप देखें कि भारत के साथ हमने जो हमारी फोर्सेस ने किया है, या अफ़गानिस्तान में हमने एक ही महीने में दो मुल्कों से जंग जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौम भी यकजा है और इंटेलिजेंस इदारों की भी मैं कहता हूँ कि इसमें फेलियर नहीं है। फेलियर पता क्या है कि वो जो लोग, वो आपने इतने बड़े भारत को जिस तरह से शिकस्त दी है, और जिस तरह से आप अफ़गानिस्तान के ये कई 50-60 सालों का ये खुला हुआ बार्डर, उनकी मौजें लगी हुई थी, वो आ भी ऐसे रहे थे जैसे गुलशन इकबाल घूमने के लिए आते थे और चले जाते थे। और यहाँ पर वो, और फिर ख़ास तौर पे जो 13 सालों से जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है KPK में, उसने जो वहाँ गुल खिलाए हैं, उसने तो वहाँ उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए वहाँ पर उनके लोगों को जो जेलों में बहुत जाने देकर फोर्सेस ने जो गिरफ्तार किए थे लोग, उन्हें जेलों से रिहा किया। सदर पाकिस्तान ने साइन किए उनकी रिहाई पर। आप देखें कि कितना बड़ा अलमिया है ये। अगर वो ताकतमंद इदारों में आप रहें, उन मनसबों पे रहें, उन पोजीशनों पे रह करके आप पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर जाएं, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक, ये है दहशतगर्दी की असल असबाब। इस वक्त जो TTP है और ये जो BLA है, ये एक पेज पर है, और इमरान खान की जो जमात है, मैं साफ ना मैं नाम छुपाने वाला बंदा नहीं हूँ, घुमा फिरा के बात क्यों करनी, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है उसको फुल सपोर्ट कर रही है अपने सूबे की हद तक। जी वो उनका बस चले तो वो मुल्क की सतह पर भी वो कर रहे हैं, अब उनके बस में नहीं है ना, वो सूबे की, हाँ जी सूबे की हद तक आप देखें, वरना उनके खिलाफ भी ANP की तरह धमाके होंगे, खुदकश उनके बंदे भी ANP का, इससे भी ज्यादा उनके मफादात है। अब मैं आपको बताऊं कि देखें, जो जिस तरह भी BLA ने 3 दिन कबल एक हुकूमत पाकिस्तान आर्मी जैसी सुपर फौज जो पूरी दुनिया में नहीं है, जी और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कहती है, हमने मनवा के दिखा दिया ना। दुश्मन तारीफ करता है। एक ही महीने में आपने 2 मुल्कों को शिकस्त दे दी, कोई मजाक बात है? और दोनों की बोलती ऐसे बंद हुई है जैसे किसी कबूतर का आपने गर्दन तोड़ दी हो। कहाँ है उनके वो जो दावे और वादे और जो वो करते थे? लेकिन अब उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया। अफगानिस्तान कहता था ना कि जी हम तो सदियां लड़ते हैं, हम तो पैदा भी होते लड़ते भी। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया ना, गोरिल्ला वार। जी गोरिल्ला। देखिए इसमें भी हमारे अंदरूनी लोग शामिल हैं। क्यों नहीं पकड़ते आप अख्तर मेंगल को? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्यों नहीं पकड़ते आप मारंग बलोच को?
मेरा ख्याल है कि वो गिरफ्तार भी हुए थे, फिर बाद में रिहा भी नहीं हो गए। नहीं, लेकिन क्यों बात ये है कि कौन सी कुव्वत है जो बात- उन्हें रिहा बात करवाती ये है? कल आप देखें जो हमारी ये जो ईमान मजारी है या बेईमान मजारी है, मुझे नहीं पता ये कौन मजारी है, ये देखें ये इसका क्या किरदार है? इंटेलिजेंस इदारे भाई पकड़ते तो छोड़ते क्यों हो? कौन सी कुव्वत है भाई? मुल्क की दिफा पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए ना। तो फिर आप कहेंगे जनाब गायब कर दिया उनको। अरे गायब नहीं, इनको तो मिटा देना चाहिए सफा हस्ती से। ये मुल्क के भाई कोर्ट में चलेगी ना, अदालतें हैं ना अरे आपके पास। अदालतों अदालतें देखिए देंगी ना ये सजाएं। ये अदालतों को मानते, ये अदालतों को मानते, ये बात तीनों अपने अफराद हक में फैसला आ जाए तो आप मानते हैं। देखें अख्तर और हक में ना आए तो नहीं मेंगल, मानते। अख्तर मेंगल चीफ मिनिस्टर रहे बलूचिस्तान के, उनका भाई जावेद मेंगल का किरदार आप देखें ना, क्यों नहीं बोल रहे आप? देखिए हम सबको अपना अपना हक अदा करना होगा। ये मसालतें, ये घुमा फिरा के ये आपको देखें वो हमें डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, वो हमारे इदारों को हिट कर। क्या इसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग नहीं शहीद हो रहे? क्या हमारे एफसी के लोग शहीद नहीं हो रहे? तो वही दे रहे हैं। आज जो हम सुकून से बैठे हैं उन्हीं की वजह से बैठे हैं ना। जी। अगर तो वो मेरा ना ख्याल हो है- तो पता नहीं वो तो कराची के साहिल तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल ये है कि अब सियासी जमातों को अब देखो, सियासी जमातों में से भी आपको एक तरफ होना पड़ेगा। कौन पाकिस्तान के सियासी जमातें भी एक तरफ हैं। नहीं, अब उसमें हैं लेकिन बहुत सारी जमातों को अभी भी बहुत तकलीफ हो रही है। आप महमूद खान अचकजई को देख लें भाई, क्यों नाम नहीं लेते हो, क्यों डरते हो? तो भाई अपोजिशन लीडर किसके हैं वो? भाई ओपोजिशन लीडर तो वो तहरीक इंसाफ के हैं, वो इस तो आप मुल्क खुद के तो नहीं कह रहे है। हैं, आप खुद तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। देखें मैं बिलाल साहब, बहुत हो गया 80 मैं यही साल तो के आपसे करीब पूछ रहा हो हूं कि गया। आप लोग हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं। आप मुझे बताइए ना कि क्या सिंध में भी है खतरा? जी बिल्कुल, कि सिंध में आप कोई- कैसे कह सकते हैं? देखिए आज पंजाब हमारा, आज वहाँ बहुत बड़ा एक इवेंट हो रहा है, बसंत का मेला हो रहा है। और इतना खुश है पूरा पाकिस्तान, जी, खुश जी, है। बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। पीपल्स पार्टी भी मुबारकबाद देती है मरियम मुझे साहिबा अंदाजा है। को। देखिए कहीं तो हमारे लोगों को खुश रहने दो यार, कहीं तो कुछ करने दो। आप देखो कि इनसे वो खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने आज इस्लामाबाद में, पिंडी में कितना बड़ा इतना ये अब ये खुदगश हमारे मुल्क में कहाँ से आए हैं, ये कब से बनना शुरू हुए? ये तो अजीब सी सूरत है। मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस इदारे और हुकूमत तो एक ही पेज पर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरी मतलब तरह आप ये कह रहे हैं कि जो कल्पर्ट्स हैं, जो भी मुजरिम हैं, जी उनको मतलब कि बिला ताखिर या तो फांसी दे दें या बिला ताखिर सर गोली मारें। करना पड़ेगा, आगे जाके करना पड़ेगा जब आप बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इस मुल्क का, जब आपको फिर भी यही करना पड़ेगा। देखिए आपको ये मसालतें, ये जी फलाना MNA है, ये फलाना फलानी जगह पर रहा है। अरे ये बाबा सिर्फ इनका तो नहीं, इसमें तो आपकी जमात भी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई ऐसा इल्जाम है? नहीं है। कौन बताए ना, मुझे बताए। चले आप खुद बिलाल साहब आप बताएं ना, मुझे बता दें। डाले का कल्चर कौन लेकर आया कराची में? डाले का कल्चर मतलब डाले का कल्चर ये जो डाले गाड़ियां चल रही होती हैं डाले वाली, तो क्या ये दहशतगर्दी करती फिर रही? नहीं बात है ना, रिवो गाड़ी बंद कर दें आप, टोयोटा कंपनी को कहें, आप टोयोटा कंपनी को रिक्वेस्ट कर दें। नहीं आप एज काले शीशे जो मेरी गाड़ी को उतर जाता है, वो जो डाले वाली गाड़ी जाती है, डाले वाली गाड़ी नहीं देता। मैं खुद गाड़ियां फरोख्त करता हूँ 1,60,00,000 रुपए की, जिसके पास पैसे जाके ले ले। अच्छा ठीक है, बकाया उसका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, कानून मौजूद है। अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है, डाले वाली गाड़ियों से कोई हम दहशतगर्दी नहीं कर रहे। इसमें हुकूमत का भी कसूर है कि वो कवानीन पे सख्ती से अमल दरामद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाती, होना चाहिए। मैं समझता हूँ आप लोग करते हुए कि किसी भी पीपल्स मतलब कि पार्टी के कारकुन उसका झंडा गाड़ी पर लहरा लेते हो, पुलिस वाला डर जाता है, वो कहता है बेचारा कि मैंने रोक लिया तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। बिलाल साहब उसका दहशतगर्दी से तो ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी नहीं, अगर हम फूफा के लिए लगा लेते तो वो तो बर्दाश्त कर लो। आप कोई गोलियां मारते हैं लोगों को या हम खुदगश हमले कर रहे हैं, शादी और फायरिंग करते हैं। नहीं देखिए अब ऐसा नहीं, हम शादी हो जाके फायरिंग करते हैं, हम सियासी कारकुन हैं। चले छोटा मोटा तो आप हमें हक दे दो। रज़ाक बाजवा साहब को थोड़ा सा छोटा मोटा करने की इजाजत दे देते हैं कि वो कर लें और खुश हो जाए। और मेरा अपना जाती रहे कि हमें भी जो है कवानीन की अमल दरामद करना चाहिए। यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अभी छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त में हम दोबारा हाजिर हैं। दरख्त प्रोग्राम में वक्फे में जाने से कबल हमारी तीनों दोस्त जो आज स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका जो थोड़ा सा जो बातें थी वो यकीनी तौर पे रिलेवेंट भी थी, कुछ शिकवा भी था, कुछ जवाब भी था, कुछ मुदावा भी था। लेकिन बात वही होती है कि नदीम साहब कि क्या हुकूमत के ये जो हमारे नौजवान हैं, ये जो नौजवान हैं, बहुत सारे नौजवान जो है वो 90 की दिहाई की बात पैदा हुए, ठीक है जी,
उन्होंने 90 दौर का नहीं देखा, उन्होंने 79 नहीं देखा जिस वक्त के बिजाउल साहब जब रशा आया था, अफगानिस्तान आ गए थे। अब वो कहते हैं कि 25 साल 24 साल की उम्र के नौजवान हैं, 20 साल के नौजवान हैं, वो कहते हैं कि अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रह गया। करप्शन, दहशतगर्दी, बदअमनी, इसकी वजह से वो बिल्कुल कहते हैं कि मुल्क से बाहर भागो। लोग सब बाहर भाग रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमतें हमारे यहाँ जो आ रही हैं वो जेन्युइन है? देखिए, एक बात है कि यकीनी तौर पे नौजवान जेन जी जो इस वक्त सोशल मीडिया से जो 2000 के बाद पैदा हुए, अच्छा, अब इनका जो मामला है कि मैं ना इसको भी बिल्कुल फितनतुल हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक करके बात करूंगा कि वो लोग जो हमारे मुल्क के साथ मुकाबला ना कर सके, आज इमाम बारगाहों में मस्जिदों में आके वो ब्लास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने दूसरा रास्ता वो अपनाया कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मायूसी फैलाना शुरू कर दे उन नौजवानों में कि इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या है। मैं कहता हूँ घर जैसा भी हो, घर घर होता है। बिल्कुल आपको सुकून अपने घर में मिलेगा। हमारे इस वक्त पाकिस्तान में मसाइल होंगे, मगर बात यह है कि यहाँ से बाहर जाके कौन से आपको जो है आप जन्नत में चले जाते हैं और फिर उसके बाद आपके मामला सारे ठीक हो जाते हैं। इस वक्त जो नौजवानों में मायूसी फैलानी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान से जिंदाबाद मुहिम जो इन्होंने तरतीब दे दी है, इस वक्त हम तो लोगों को नौजवानों को ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं रहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी। अभी बात हो रही थी कि हमारे असले की डील्स हो रही हैं, हमारे कर्जे उतर रहे हैं, हमारी बाकी सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि बहुत बेहतर करने की जरूरत है, मगर ऐसा नहीं है, रिपोर्ट आई, ऐसा नहीं है। मैं एक छोटी सी बात मैं बता दूं, आपकी बात को मैं कर दूं, फिर आपकी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी है 4000 डॉक्टर सिर्फ एक साल में मुल्क छोड़ के गए। इससे क्या अंदाजा करते हैं? वो पढ़े लिखे कौन है ना। अच्छा, देखें, एक बात है कि आप इसमें मैं यहाँ की हुकूमतों को सबसे पहले कहूँगा कि आप उनको ना मौके दें। मैंने तालीम हासिल की, अब मुझे आला तालीम के लिए यहाँ कोई मौका नहीं मिल रहा। मैंने डिग्री ले ली, अब मुझे आगे मौका रोजगार नहीं मिल रहा। ये अपनी जगह मजबूरियाँ ज़रूर हैं, मगर यह है कि हम इस वक्त नौजवानों के लिए उन नई यूनिवर्सिटीज़ का क्याम, उन नई जो जॉब्स हैं उनको क्रिएट करने का जो काम है। और फिर मैं ना एक बात और, आज जो दहशतगर्दी की फिजा है इसके अंदर मैं कहूँगा कि जितनी सियासी जमातें हैं, अभी हम सारे दोस्त बैठे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर हम सब की गुफ्तगू में एक बात यकसा थी कि इस वक्त पाकिस्तान पे दुश्मन जो है फितनतुल हिंदुस्तान वो हमलावर है। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो उनको जवाब दे रही हैं। इस वक्त हमारा जो है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है बिलाल साहब कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हमारा जो है वो घर है, हमारा जो है कारोबार है। अगर ये पाकिस्तान नहीं है तो हम सियासत कहाँ जाके करेंगे? इस वक्त तो सारी सियासी जमातों को एक नुक्ते के ऊपर एक एजेंडे पे इकट्ठे होने की जरूरत है। और जो इस वक्त ऐसा शख्स जो इस दहशतगर्दी के हवाले से नरम गोशा रखता है, ऐसी जमात कि जो इस मामले में सिक्योरिटी इदारों के रास्ते में रुकावट बनती है, पूरी पाकिस्तानी कौम को उसका बाइकाट करना चाहिए। ये इस वक्त कोई खैरख्वाह नहीं है। और एक और बात, यहाँ न्यूट्रल रहने वाला भी अब वक्त नहीं है कि हम ये कहें कि जी हम न्यूट्रल हैं। हमें अपने मौक़िफ़ का बिल्कुल बरमला इजहार भी करना चाहिए और कौम की रहनुमाई भी करनी चाहिए। बात सिंपल सही है। जिससे साथ से मजाक करो उनका एक फलाही इदारा खोल लेते हैं, वो एक फलाही इदारा खोलते हैं, उसमें वो दस्तरखान लगा देते हैं खाना खाने के लिए, लड़कियों के लिए जहेज़ दे देते हैं और हुनरमंद के लिए हुनर सिखा देते हैं। मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि आप उन नौजवानों को जो कि नौकरी के काबिल हैं उनको एम्पावर करने के लिए उनको लोन दें, कर्जा दिलवाएं, उनको ऐसे कारोबार करने की कोशिश करें टेक्निकल तौर पे कि वो अपना रोज़गार डेली कमाना शुरू कर दें, ना कि आप उनको दस्तरखान के बढ़ा के फ्री का खाना खिला रहे हैं। आप जो है वो उनको ज़कात और खैरात की रकम से आप राशन दे रहे हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप लोग ये काम करें? इसमें बिलाल भाई मैं आपसे ना इस बात से एग्री करता हूँ। मैं 2 बातें करूंगा। पहली बात यह है कि हुकूमत का काम है कि ऐसे नौजवानों के लिए ऐसे मौके फराहम करें। सारा काम हुकूमत करनी होती है। सुनिएगा, मैं मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से बैठा हूँ। एक मिनट मैं बात करूँ, मुझे लाइन पे जरा मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं, जरा उनसे बात कर लूँ, फिर उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। राना मकबूल साहब है, नुमाइंदा इस्लामाबाद में है मेट्रो 1 के, तो इनसे जी राना साहब, आज क्या बरी इमाम में बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया है, थोड़ा सी तफसील बताएंगे? जी, आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया है। जुम्मे की नमाज के वक्त जो है तरलाई की मस्जिद है जो वहाँ पर खुदकुशी धमाका हुआ है,
जिसमें तकरीबन 31 अफराद जो शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद जो नमाजी थे वो जख्मी भी हुए हैं। तो धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लिया और सैनिटाइजर ऑपरेशन भी किया था। उसके बाद जो हलाकतों के पहले हलाकतों की जो तादाद 15 बताई जा रही थी, उसके बाद छोटी जरिए से जो हमारे पास मालूमात आई उसमें 31 अफराद की जो शहादत की तस्दीक हुई है कि 31 अफराद ने जो जामे शहादत नोश किया है। उसके बाद अगर जख्मी लोगों की बात की जाए तो तकरीबन 30 से 40 जो अफराद हैं वो जख्मी हो गए हैं, तो जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल में दाखिल है, जिनमें टीम्स हॉस्पिटल है, होली फैमिली है और मुतअद्दिद प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो सोशल मीडिया पे तो जख्मी अफराद की जो तादाद ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया पे 170 बताई जा रही है, जो हमें हुकूमती ज़रिए से मालूम हुई है उसकी भी अभी तफसील जो नहीं दी जा रही। उसमें यही बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, मगर हमारे जरिए के मुताबिक 50 से 60 अफराद जो है वो जख्मी हालत में है। ठीक है, जिनमें से कुछ अफराद की जो हालत वो अच्छा ये जो हमलावर था हमलावर था, इसकी शनाख्त तो हो गई है मेरे ख्याल है। जी जी, अच्छा अगर बताए बात की जाए शुहदा के, तो शुहदा में कुछ बच्चे भी शामिल है जो नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए आए हुए थे, तो कुछ बच्चे भी जो है वो शहीद हुए हैं। अफसोसनाक वाक़े के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी वहाँ का दौरा किया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला वो तो खैर एक रूटीन का दौरा है, वो एक रूटीन का दौरा है, ये सब रूटीन का दौरा होता है कि उस हसाना हो जाए तो उसके बाद सारे आके वो गले लगते हैं और एक वीडियो बन जाती है, फिल्म बन जाती है कि हाँ ये आए थे, ये आए थे, ये आए थे। वो तो बात की बात है। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि बड़ी इमाम जैसी जो जगह है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और वहाँ पर धमाका हो जाना, आप क्या कहेंगे? ये इंतहाई हसास इलाका हुआ। इस इलाके में सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहती है, मगर सिक्योरिटी अलर्ट होने की वजह से ही कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। जो बम ब्लास्टर था वो मेन गेट के सामने से उसने ब्लास्ट किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान थे वो अलर्ट थे, जिन्होंने उसे रोका। रोकने की वजह से उसने बाहर ही ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से काफी कम नुकसान हुआ है। अगर वो जो खुदकश बम बाहर था अंदर दाखिल होने में हो जाता तो शायद बहुत बड़ी जो शहादतें होती है, बहुत बड़ा नुकसान होता। ये सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थी तो इसकी वजह से ये बचत हुई है। और दूसरी बात की जाए अलर्ट की, तो जो थ्रेट था ना वो पहले ही रावलपिंडी इस्लामाबाद में थ्रेट मौजूद था। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे पहले चौकस थे और इस पर काम कर रहे थे, क्योंकि सानिया बलोचिस्तान जो हुआ है इसकी वजह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस उधर भी काम कर रही थी। इसका रास्ता क्या था? ये आया पहले ही मौजूद था। ये आया कहाँ से था? खुदकुश धमाका जो बंदा था ये आया कहाँ से था? जी, इस सिलसिले में सिक्योरिटी ज़राए ने जो मालूमात दी है, इसका तल्लक जो है कालदम तंजीम से था। इसने अफगानिस्तान में जो है अपनी ट्रेनिंग हासिल की थी, तो ये कुछ माह अफगानिस्तान में रहा है। इसका तल्लक ये फितनातुल हिंदुस्तान से है। जो फितनातुल हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहा है, उनके कैंपस से ये इसने ट्रेनिंग हासिल की थी। मजीद जो है इसकी सिक्योरिटी ज़राए से तस्दीक जो आ रही है, लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है ये फितनातुल हिंदुस्तान का मेंबर था, कालादम तंजीम का मेंबर था। इसने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग के लिए तकरीबन 5 से 6 माह अफगानिस्तान में ट्रेनिंग करके फिर वापस आया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मुगल साहब। ये नुमाइंदे इस्लामाबाद से हमारे जो वाक़यात और हालात बता रहे हैं, यकीनी तौर पे मैं भी ये कहता हूँ कि एक खुदकश एक ऐसा हमला है जिसे कि मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी ताकतें भी नहीं रोक सकती, बड़ी ताकतें भी नहीं हो सकती, वो तो अपनी जगह। और बात आप कर रहे थे, जल्दी से बताइए। अच्छा जी, मैं देखें रोजगार के हवाले से दो बातें करूंगा। पहली बात है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो रोजगार के मौके पैदा करे, मगर उसके साथ ही शहरी और उन जमातों को जो आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। मैं मरकजी मुस्लिम लीग की बात करता हूँ। शहर कराची में हमने रोजगार सहूलत प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि आप अपना आइडिया लेकर आएँ, आपके पास हुनर क्या है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके साथ खड़े हो जाते हैं। और IT कोर्सेज करवाने के हवाले से, दीगर चीज़ों के हवाले से अभी 11 तारीख को हम केमाड़ी के अंदर जो जजीरे कश्तियां दे रहे हैं, कोर्सेज तो करा देंगे। जब वो कोर्स बच्चा सीख जाएगा तो उसको लगवाएंगे कहाँ पे? इस वक्त हजारों लोग वो हैं कराची शहर के अंदर के जिनका रोजगार हमने शुरू करवाया। एक बात माशाल्लाह। दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमें ना एक मुफीद शहरी बनने का रोल अदा करना चाहिए। अभी गुल प्लाजा का मामला हुआ, फायर एंड सेफ्टी वर्कशॉप्स का सिलसिला हमारा पहले से चल रहा था। हमारे लड़कों ने गुल प्लाजा पे जाके रजाकारों ने जो काम किया वो सबने देखा। आज ये वाकया हुआ जैसे इस्लामाबाद का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, हमारा करीबी एक और पॉइंट था जहां नमाज मस्जिद से फारिग हुए, फौरन हमारे नौजवान वहां पहुंचे
जख्मियों को निकाला, फर्स्ट एड दी, डेड एम्बुलेंसें हमारी पहुंच गई, हमने उनको पिम्स हॉस्पिटल में दीगर में जो मुंतकिल करने का मामला था, अलीपुर एक करीब इलाका है वहां हमने उनको मुंतकिल किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि आप सिर्फ वहां खड़े होकर तमाशाई नहीं है, बल्कि आप जख्मियों को फर्स्ट एड दे के उनकी जिंदगी बचाने का जो काम है ना वो कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अपने नौजवानों को, हर जमात को ये एक मुस्बत शहरी बनने का जो रोल है ये अदा करवाना चाहिए, ये तरबियत देनी चाहिए। मरकजी मुस्लिम लीग इसके ऊपर अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मैं समझता हूं बल्कि अभी मेरी बात हो रही थी इस्लामाबाद के हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है इनाम साहब, उनसे वो मुझे तफसील बता रहे थे कि किस तरह हमने उन जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया, डेड बॉडीज को घर पहुंचाया, तदफीन का हम इंतजाम कर रहे हैं, खाने पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मैं कहता हूं कि हर पाकिस्तानी इस वक्त गमजदा भी है और हमें अपना रोल अदा करना। अभी हम मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान का वाक़या भूल नहीं पाए थे, अभी ये हो गया। जी सुहेल साहब, बात करें कि पंजाब में तो आपकी हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर का काम कर रही है माशाल्लाह, और नज़र भी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात तो तय है। लेकिन सेंट्रल में आपकी हुकूमत है, सेंट्रल जो होता है बाप होता है सारे सूबों का, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वो सेंट्रल जो है आपका वफाक जो है वो दीगर सूबों में वो का मतलब कि अमल नहीं कर रहा है कि जिससे कि रोजगार के मौके पैदा हो। ठीक है जी, यहाँ पे दो सवाल, एक तो ये पंजाब काम कर रहा है लेकिन पंजाब अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल आपको यही मेरा जवाब था कि पंजाब जो काम कर रहा है वो अपनी कैपेसिटी के अंदर अपने जाती फंड से कर रहा है। नहीं सुनो, नहीं आप उसकी पूरी डिटेल मौजूद है। इस टाइम जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज 15 लाख से 70 लाख रुपए तक का जो लोन दे रही हैं, बिला सूद कर्जे जो दे रही हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट के फंड का है, उसमें फेडरल का नहीं है। इसी तरह जो रोजगार स्कीम जो चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट की है वो भी प्योरली पंजाब गवर्नमेंट के फंडेड है। पंजाब गवर्नमेंट हर तरह के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो किसान हो, चाहे वो यूथ हो, स्कॉलरशिप्स हो, एजुकेशन हो, वो पंजाब गवर्नमेंट अपने जाती फंड से दे रही है, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के कोई भी ताउन नहीं है। सेकंड बात, बाकी सूबे क्यों नहीं कर रहे? जब ये 18वीं तरमीम वाला मामला आ जाता है तो फिर विफाक एक हद तक महदूद हो जाता है। विफाक आपके साथ ताउन तो कर सकता है, हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन वो खुल के उस तरह से काम नहीं कर सकता। तीसरी बात, विफाक जो इस टाइम जो काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है हमारा एक, उस पे डिजिटल यूथ हब के नाम से एक ऐप बनी हुई है। उसके अंदर हम आईटी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बहुत सारी यूथ लोन प्रोग्राम, एजुकेशन, लैपटॉप, जी बिल्कुल, ये सारी और लोन्स भी दे रहे हैं जो पीएम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम नेफटेक के थ्रू। आप उसे एक्सप्लेन ना करें, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज जो काम कर रही है वो फेडरल अपनी हद तक कर रहा है, पंजाब अपनी हद तक कर रहा है, बाकी सूबों को चाहिए कि वो भी अपनी आवाम को, सूबे के अलावा भी देखें। कराची शहर जो है वो, कराची शहर में मकामी आबादी मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो के अगर बहुत ज्यादा होगी तो मैं ख्याल रज़ाक बाजवा साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, अगर मकामी आबादी होगी तो करोड़ होगी। बिल्कुल ऐसे, आधे से ज्यादा गैर मकामी भाई, तकरीबन 3.5-4 करोड़ की अगर आबादी आप करते हैं तो उसमें से 2-2.5-3 करोड़ तो बाहर के लोग आए हुए हैं। आपका पूरा आधे से ज्यादा पख्तूनिया आया हुआ है, पूरा अब जनूबी पंजाब के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे हैं, फिर अफगानी थे, फिर दीगर सूबे के लोग हैं, फिर बर्मा के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, कहाँ से। तो वफाक को तो एक जो कमाऊ पूत वाला जो बेटा होता है, वो प्यारा होता है, वो प्यारा होता है, तो उसकी हर बातों को देखते हुए कुछ किया जाता है। लेकिन बहरहाल रज़ाक बाजवा साहब कायम कम, इस वजह से मैं आपसे ही पूछूंगा कि इन्होंने तो बहुत सारे का नाम गिनवा दिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हम सूबे जो हमारे पास सूबा सिंध है उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। कराची में जो जब भी बड़े जो काम हुए हैं, जब से 1968 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद अमल में आया है, जब इसमें जितने बड़े काम हुए हैं या बड़े जितनी शायरा बनी है, रोड बने, स्टील मिल बनी है, या सुपर मार्केट बनी है, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कारीगरी आप ले रहे हैं अय्यूब खान की, जो अय्यूब खान ने काम करके गया था ना 60 में, और बहुत सारे स्टील मिल का मंसूबा भी अय्यूब खान का ही था, बस अल्लाह ने उसको वक्त नहीं दिया। तो देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोबारा से बहुत बड़ा चैलेंज लिया। देखिए, पूरा शहर में जो ये ट्रांसपोर्ट का मामला है हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, नौजवानों के लिए वही नौजवान जो दहशतगर्दों का सॉफ्ट कॉर्नर बन जाते हैं, जो उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं, जिनके रोजगार नहीं मिलती, तो वो गालियां भी बकरे होते हैं, और फिर वो नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें और नौकरियां हासिल करें। सूबाई गवर्नमेंट की कैपेसिटी तो यही होती है, फेडरल गवर्नमेंट के पास प्रोग्राम होते हैं नौजवानों को, मुल्क भर के नौजवानों
फेडरल मदद नहीं कर रही। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जितनी कर रही है ठीक है। हम नहीं, घबराए नहीं, बोले। नहीं, पंजाब अपनी कैपेसिटी में घबराए कम है। नहीं। मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, मैं फेडरल गवर्नमेंट। जल्दी में टाइम कम एक है। बात है, बाजवा साहब जो है ना हमारे भी सबर के इम्तिहान ले रहे हैं कि कराची में बहुत कुछ हो रहा है और हमें नजर नहीं आ रहा है नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों नहीं? ग्रीनलैंड में रोड खोद दिए, काम नहीं हो रहा क्या? अभी भी अभी और दीगर जगहों पर जो खुदाई हो रही है, ये काम नहीं हो रहा क्या? ये गलत बात कर रहे हैं आप। बात इतनी बड़ी बनी है, ये नहीं, काम- जी, जी, मगर रज़ा साहब, ये फोन आप पर बिल्कुल काम सही हो कह रहा रहे है, काम हैं। नहीं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता बिलाल हूं। भाई, हमसे ये ना पूछें कि हमारी ये लाइन क्यों नहीं बनी, ये वफाक से पूछें कि उनकी जो BRT है वो क्यों नहीं मुकम्मल हुई। किनकी? हाँ, वफाक से पूछें, वफाक- क्योंकि मेयर साहब कहते हैं अब हमसे हमारा ना पूछें। हाँ, वफाक से अब पूछे। वफाक से वो पूछे। उस पर भी काम हो रहा है तेजी से। देखिए ओके, हमें इस चीजों में नहीं जाना मुझे चाहिए। यकीन है, मुझे यकीन है हमारे पोते फायदा उठाएंगे। हमारे पोते, उनके पोते उठाएंगे फायदा। कहने का मकसद ये है कि बात वही होती है कि देखिए, ये बात हम कहते हैं ना, हर साथी जमात आती है कि रोजगार मिलनी चाहिए, बेरोजगारी की वजह से दुश्मन उन पर हाथ रख देता है, वो उनके एजेंट बन जाते हैं। भाई, ये रोजगार देने का किसका? अब आप ये देखिए, ईमानदारी की बात, निजी शोबा जब सामने आता है, जब निजी शोबा सामने आता है, आपके लिए भी है ये वफाक की, जब निजी शोबा सामने आता है, वो कहते हैं कि 45% टैक्स देना पड़ता है हमें, 45% टैक्स देना पड़ता है। उसके अलावा ये कि जनाब के वो जो NOC हासिल के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और फिर धक्के खाने पड़ते हैं, फिर EOBI, सोशल, इनकम टैक्स और ये टैक्स, और वो इदारे आके उन पर धावा बोलते हैं, कहते हैं कि हम काम कम करते हैं, उनको जवाब ज्यादा देते हैं, उनको फाइलें ज्यादा टैक्सेस दिखाते पे हैं। कमी की जा रही है, जैसे भी बिजली कम की है, इसी तरह IMF से बात चले, अल्लाह मालिक है, टैक्सेस पे भी इंशाल्लाह कमी नहीं की हो जाएगी। सकती। IMF जब तक नहीं कहेगा कुछ भी नहीं कर सकते आप अभी लोग। की नेगोशिएशन चल रही लेकिन है सिर्फ आप लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं। जो पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ती हैं ना, उस वक्त IMF से नहीं पूछना पड़ता। तो खैर नाज़रीन, ये है तमाम सूरत हाल है। बहरहाल मैं आगे कुछ नहीं बोलूँ कि आप लोगों को ज़्यादा पता है, हो सकता है बहुत सारी बातें मुझे ना पता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पता है। लेकिन बहरहाल हमारे जब तक के हुक्मरान जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, उस वक्त तक उस मुल्क का जो है निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता। लेकिन कुरान की एक आयत भी है, कुरान की एक आयत है कि जैसे तुम होगे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। तो यकीनी तौर पर हमें इनफरादी तौर पर अपने आमाल को दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि हमारे हुक्मरान भी जो हैं जब आएँ तो यकीन हमारे भी अमाल दुरुस्त होंगे, उनके भी अमाल दुरुस्त होंगे। फिलहाल इसको इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।